Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1 Chapter 3 What is Government Notes. This chapter explains the meaning of a government, its various functions, its different levels and the types of government formed around the world. इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है इस चैप्टर में गवर्नमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन होगा। इट्स वेरियस फंक्शन, इनके वेरियस फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या ये वर्क करते हैं, क्या क्या लेवल होता है, डिफरेंट लेवल्स के बारे में, एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कितने टाइप होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, वो जानेंगे। तो गवर्नमेंट के बारे में ऑल अबाउट हम लोग को जानना है। चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या होती है। नाउ व्हाट इज अ गवर्नमेंट, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता क्या है? तो अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और सिस्टम दैट मेक्स डिसीजन and laws for everyone living in a country, ensures these laws are followed. गवर्नमेंट होता क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल ही गवर्नमेंट होता है, या एक सिस्टम होता है जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ पीपल या सिस्टम जो होता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। जो करेगा क्या? उनका वर्क जो होगा डिसीजन बनाना होगा, मेक्स डिसीजन एंड लॉज, यानी डिसीजन लेते हैं और लॉज बनाते हैं। किन के लिए? तो फॉर एवरीवन, सब के लिए, इन अ कंट्री, जो जो देश में रहते हैं। और दूसरा काम क्या है? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया वर्क का। एंड दूसरा काम ये है कि वो जो लॉज बनाए हैं उनको इंश्योर करेंगे कि लॉज आर फॉलोड। ये भी ध्यान रखना होगा कि लॉज जो उनके द्वारा बनाया गया है, डिसीजन जो लिया गया है, वो सारे लोग देश में फॉलो करते हैं कि नहीं। यानी गवर्नमेंट का दो पार्ट में वर्क है। एक तो है कि डिसीजन और लॉज बनाना, और दूसरा है कि ये श्योर करना, इंश्योर करना कि लॉज फॉलोड होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। और गवर्नमेंट होता क्या था? तो सिस्टम होता था और ग्रुप ऑफ पीपल होता था। यानी सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन और लॉज बनाएंगे सबके लिए, एवरीवन, सबके लिए, जो कंट्री में रहते हैं ना, सबके लिए उनको बनाना होता है, और इंश्योर करना होता है कि लॉज फॉलोड होते हैं कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं। नो, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? इट इज़ नीडेड because when people live and work together, rules and organizations are essential for order, peace and collective welfare. यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि when people live, जब लोग एक साथ रहते हैं और साथ साथ वर्क भी करते हैं, people live together and work together, तो रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बहुत एसेंशियल हो जाते हैं, कि नियम और ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि ऑर्डर, पीस और कलेक्टिव वेलफेयर के लिए, यानी सब कोई ऑर्डर में वर्क करें, शांति सब जगह स्थापित हो, और कलेक्टिव वेलफेयर यानी सबकी भलाई के लिए। यानी ये रूल्स और लॉज और ऑर्गेनाइजेशन का बनना सबके शांति के लिए, सबकी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हम लोग इस पार्ट पे आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने सारे फंक्शंस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट रूल करता है, तो देखते हैं। द गवर्नमेंट परफॉर्म मेनी क्रूशियल फंक्शन। गवर्नमेंट ना बहुत सारा क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल करता है। नाउ फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। डिसीजन मेकिंग फर्स्ट हमारा है। सेकंड है वेलफेयर एंड सोशल इशूज। थर्ड है नेशनल सिक्योरिटी। फोर्थ है डिजास्टर रिलीफ एंड फिफ्थ है हमारा इन्फोर्सिंग लॉज। नाउ तो फर्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग। मेकिंग डिसीजन अबाउट बिल्डिंग रोड्स। डिसीजन किस तरह का लिया जाता है? गवर्नमेंट जो डिसीजन लेते हैं बड़े लेवल पे, वो क्या क्या होता है? अबाउट बिल्डिंग रोड्स, रोड्स कहाँ बनाना है, स्कूल्स कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने का डिसीजन, स्कूल्स बनाने का, रोड्स बनाने का, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाना है। मैनेजिंग एसेंशियल सर्विसेज, और जितने सारे सुविधाएं जो है एसेंशियल है, बहुत आवश्यक सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको बढ़ाना है, मैनेज करना है।
लाइक पोस्टल सर्विस, रेलवे नेटवर्क्स, ये सारे चीज़ों पे ध्यान डिसीजन मेकिंग बनाने का वो गवर्नमेंट का ही होता है। ना सेकंड देखते हैं वेलफेयर एंड सोशल इश्यूज, यानी भलाई और सामाजिक कल्याण जो होता है ना उसके इश्यूज होते हैं, जितने सारे मुद्दे होते हैं उन पे भी इनको वर्क करना होता है। रनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, देखिए कुछ प्रोग्राम्स ऐसे वो चलाते हैं, हमेशा चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पुअर जो है वल्नरेबल ग्रुप हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाते रहते हैं, यानी वेलफेयर करने के लिए रनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, पुअर को स्पेशली फोकस करके ना उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, जिनमें वो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, सोशल यानी सामाजिक जो बहुत सारी बातें हैं उनको इशू करते हैं कि वो ठीक हो जाएं, जो बुराइयां हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, वो प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि अगर कॉस्ट ऑफ ऑनियन, टोमेटो एंड पोटैटो, किसी चीज़ का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है या एसेंशियल गुड्स का बढ़ रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने का काम भी मेनली गवर्नमेंट का ही होता है। क्यों? क्योंकि इन पे रिलेटेड जो हैं पुअर, वल्नरेबल ग्रुप्स, एस सीज एस टीज, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर प्राइसेस स्टेबलाइज ना हो तो प्रॉब्लम होगा और सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वेलफेयर एंड सोशल इश्यूज़ के व्यू में ये बहुत सारा वर्क करते हैं। ना थर्ड टाइप का वर्क क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश की या किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने बाउंड्रीज की प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, यानी प्रोटेक्शन बाउंड्रीज का वही अपने आप खुद से करते हैं। और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस, दूसरा क्या है? अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट भी करना, और दूसरा पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा है कि बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा है कि पीसफुल रिलेशन ना अदर नेशंस के साथ, दूसरे देश जो हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं, नेबर्स हैं या दूर के देश हैं, सबके साथ पीसफुल रिलेशन रखना। दैट मीन्स उनसे लड़ाई वाला कोई बात नहीं करना और उनसे एकदम मिल के रहना, पीसफुल रिलेशन रखना, जैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ओरिएंटेड वर्क करना। ना नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है डिज़ास्टर रिलीफ। डिज़ास्टर रिलीफ के लिए भी वर्क करते हैं वो, जैसे ऑर्गेनाइजिंग एड एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड पीपल्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होती है? जैसे फ्लड आ जाता है, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो इसे नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना उनके समय जो अफेक्टेड पीपल हैं, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है या प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जैसे भी लोग हैं, एड और असिस्टेंट उनको देना, मतलब उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनके लिए बहुत सारा वर्क करना। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोग प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं उनको वहाँ से बचाना, डिजास्टर रिलीफ देना। नो नेक्स्ट जो इनका वर्क है इन्फोर्सिंग लॉज को इन्फोर्स करना, यानी मेकिंग लॉज बनाते हैं दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो सबके लिए कानून लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल लोग हैं जिनके लिए लागू नहीं होगा, और जो छोटे या लो लेवल स्केल पे लोग हैं या गांव के लोग हैं या कोई भी इंसान जो अपने आप को इकोनॉमिक प्रॉब्लम में देखते हैं उनके लिए लागू होता है। इन्फोर्सिंग लॉज का मतलब है लॉज जो बनेगा वो अप्लाई टू एवरीवन, सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे वो रिच हैं पुअर हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं लोअर कास्ट हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, सबके लिए सेम है। नाउ एंड इन्फोर्सिंग देम, और उनको इन्फोर्स भी करते हैं। अगर वो लागू होने में कोई प्रॉब्लम है, अप्लाई होने में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको वो रूट वाइज कंप्लीट करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं कि हर जगह वो इंश्योर करते हैं इन्फोर्स बहुत अच्छे से हो। फॉर एग्जाम्पल लॉज रिक्वायरिंग एवरीवन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल टू हैव अ लाइसेंस, यानी अगर किसी को मोटर व्हीकल ड्राइव करना है तो उसके लिए लॉज क्या है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। टू हैव अ लाइसेंस माने उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये लॉ जो है रिक्वायर्ड है हर वो इंसान के लिए जिसको भी मोटर व्हीकल ड्राइव करना है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, एससी वाले हों एसटी वाले हों या ओबीसी हों या जनरल हों, जो भी लोग हों सबके लिए लॉ सेम टू सेम अप्लाई होता है। नाउ इसी पार्ट के सब पार्ट में दिया हुआ है द जुडिशरी। जुडिशरी होता क्या है? जो न्यायालय वाले जो पार्ट होते हैं ना गवर्नमेंट के, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जिनमें कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे आते हैं, कोर्ट्स रिलेटेड जितने सारे हैं उनको, उस बॉडी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। इज़ अ पार्ट, एक ऐसा पार्ट है गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है ये। जुडिशरी है क्या?
तो पार्ट है गवर्नमेंट का, सरकार का ही पार्ट है, वेयर सिटीजन कैन अप्रोच इफ़ दे फील अ लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। वहाँ सिटीजन क्यों पहुँचते हैं, जुडिशरी में क्यों जाते हैं लोग, तो जब उनको ये फील होता है कि लॉ ना उल्लंघन हुआ है, लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, लॉ को कानून को माना नहीं जा रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, इफ़ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और कभी अगर उनको डिस्क्रिमिनेटेड जैसा फील हो, अगर उनको कोई भेदभाव करे किसी भी बैकग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे, हम लोग प्रीवियस 2 चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। तो डिस्क्रिमिनेटेड जब भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो लोग जुडिशरी का हेल्प ले सकते हैं ताकि उनको न्याय यानी जस्टिस मिल सके। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने सारे लेवल्स होते हैं देखते हैं। टू मैनेज अ वास्ट कंट्री, हमारे भारत जैसे बहुत विशाल देश को संभालने के लिए द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 मेन लेवल। कितने लेवल पे? 3 मेन लेवल पे वर्क करता है गवर्नमेंट हमारा, 3 मेन लेवल पे वर्क करता है। हमारे भारत जैसे वास्ट कंट्री को संभालने के लिए गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये 3 लेवल कौन कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लोकल लेवल, फर्स्ट वन इज द लोकल लेवल, सेकेंड वन इज स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज नेशनल एंड सेंट्रल लेवल। तो लोकल लेवल देखते हैं। लोकल लेवल में है क्या? मैनेजेस अफेयर्स इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी। लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अफेयर्स, जितने सारे भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं, वो स्पेसिफिक लोकेलिटी का मतलब जो जैसे गांव है, वार्ड है, या छोटे टाउन है, विलेज है, सिटी है, ये सारी जगह का ना स्पेसिफिक लोकेलिटी का वो मैनेज करता है अफेयर्स। वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखते हैं या सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कि रोड बनवाना, लोकल लेवल पे रोड बनवाना, सैनिटेशन का ध्यान रखना, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में सोचना और उसको ठीक करवाना, बनवाना, उसको अच्छे से फंक्शन करवाना, जितने सारे भी लोकल लेवल के वर्क है ना, स्पेसिफिक लोकेलिटी के यानी विलेज, टाउन और सिटी के, वो मैनेज करना इनका लोकल लेवल के गवर्नमेंट का काम है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या होता है? तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है? तो लुक्स आफ्टर द इंटायर स्टेट, ये पूरे स्टेट के फंक्शंस को देखते हैं। जैसे हरियाणा एक स्टेट हो गया हमारा, असम एक स्टेट हो गया, बिहार एक स्टेट हो गया, तो ये सारा स्टेट का ना इंटायर स्टेट के लिए वर्क देखना, मतलब लुक्स आफ्टर, उसकी देखभाल करना। दिस इंक्लूड्स स्टेट लेवल के जो इशू हैं, इसमें क्या क्या आता है? तो स्टेट लेवल के जितने सारे इश्यूज हैं, जैसे स्टेट पुलिस है, एजुकेशन पॉलिसी है, आगे चल के हम लोग इसको शेड्यूल 7 के पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ये शेड्यूल 7 के पार्ट सेकेंड पार्ट यानी स्टेट लिस्ट में आता है। जितने सारे स्टेट लिस्ट में जो इश्यूज आते हैं या लिस्ट में जो भी चीज़ें दी गई है, वो स्टेट लेवल वाले जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट करते हैं ना। दिस इंक्लूड्स स्टेट लेवल के इशू जैसे कि स्टेट पुलिस, एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड हेल्थ सर्विसेज, जो पूरे स्टेट में है, क्या कंडीशन है, कैसे उसको ठीक करना है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा किनका काम है? स्टेट लेवल वाले गवर्नमेंट का। यानी इंटायर स्टेट के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं या लुक आफ्टर करते हैं। नाउ थर्ड वन इज नेशनल और सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो करती क्या है? मैनेज करती है इशूज़ अफेक्ट द इंटायर कंट्री, मतलब ऐसे इशूज़ को मैनेज करती है जो अफेक्ट करती है इंटायर कंट्री, पूरे देश को वो अफेक्ट करे, ऐसा इशूज़ को मैनेज करती है। जैसे उस टाइप के इशूज़ क्या हैं? जैसे डिफेंस है हमारा, रेलवेज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन है और नेशनल करेंसी है। ये सारे ऐसे इशूज़ हैं जो अगर पूरे देश को ये एक साथ अफेक्ट कर देंगे। अगर इनमें प्रॉब्लम हुई जैसे डिफेंस में, रेलवेज़ में, इंटरनेशनल रिलेशन में और नेशनल करेंसी में, तो एक बार अगर इनमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो ये पूरे देश में एक साथ अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे इशूज़ जो वास्ट इशूज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए ही नेशनल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हमारी बनाई गई है। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी टाइप्स कितनी हैं और किस प्रकार का क्या वर्क उनको करना होता है, कौन सा वर्क उनको करना होता है। नाउ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है ना,
गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है हाउ इट गेट्स पावर, मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड करता है कि इनको पावर कहाँ से मिलता है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इसी चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है कि इनको पावर मिलता कहाँ से है टू मेक डिसीजन, कि डिसीजन जो ये बनाते हैं, डिसीजन जो लेते हैं, उनके लिए पावर इनको कौन दे रहा है। द टू मेन टाइप्स डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे दो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क, हाउ पावर इज ऑब्टेन, इनको पावर कैसे मिलता है, और अकाउंटेबिलिटी, इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो देखते हैं। डेमोक्रेसी, एक जो हमारा फर्स्ट टाइप का गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी वाला, और दूसरा इस बुक में, इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड स्केल पे बताया गया, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल से करेंगे, बिकॉज वी हैव टू स्टडी 6 to 12 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हायर क्लासेस में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में है क्या, हाउ पावर इज ऑब्टेन्ड एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है इनकी। तो डेमोक्रेसी, फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी, वो क्या है। हाउ पावर इज ऑब्टेन्ड, मतलब इनको पावर कहाँ से मिलता है। तो द पीपल एलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू वोटिंग, यानी इलेक्शंस होता है और पीपल ना उसके थ्रू लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। यानी इनको पावर कहाँ से मिली, पीपल से मिली। तो पीपल से पावर मिली तो ये डेमोक्रेसी वाला गवर्नमेंट हो गया। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, अब देखिए पीपल उनको बनाए हैं, लीडर्स को बनाए हैं इलेक्शंस में जिता के, वोट के थ्रू, वोटिंग के थ्रू। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, यानी इनकी जिम्मेदारी क्या होगी। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, अब गवर्नमेंट जो बन गया है उनको अवश्य ही एक्सप्लेन करना होगा अपने एक्शंस को, मतलब वो जो भी वर्क करेंगे उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी, उनको एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्यों किए हैं, किस लिए किए हैं, और इनकी ज़रूरत क्या थी। कोई भी मतलब एक्स्ट्रा स्टेप जो भी वो लेते हैं, वो सब चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनको। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना है, यानी प्रॉब्लम्स किसी भी चीज़ से अगर बढ़ रहा है उनके किसी काम से, तो उनको वापस पीछे हटना होगा। ये सारी चीज़ें के लिए उनको एक्सप्लेन करना होता है। एंड डिसीजन टू द पीपल एंड डिफेंड देम, डिसीजन पीपल के लिए लेना होता है, और डिसीजन पीपल के लिए लेना होता है, और डिफेंड करना होता है उनको, मतलब उनको हर चीज़ से सुरक्षित रखना होता है। यानी डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता था, हमारे लीडर्स जो है ना पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। क्यों, कैसे, तो वोटिंग करके, यानी इलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे इलेक्शन में हम लोग वोट डाल के हम लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और इनकी पूरी जो अकाउंटेबिलिटी होती है इस टाइप की गवर्नमेंट की, वो लोगों को हर कार्य के बारे में, एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं, लोगों के लिए हमेशा लेना होता है डिसीजन, उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, और उनको हमेशा डिफेंड करना होता है। नौ सेकेंड टाइप का गवर्नमेंट जो है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, यहाँ मोनार्की में मोनो लगा हुआ है, यानी जब भी हमारा मोनो वर्ड आता है किसी चीज़ में, आर्की मीन्स रूल होता है, ARCHY। मोनो मीन्स वन, एक आदमी का, और आर्की मीन्स रूल। इसी तरह डेमोक्रेसी भी अगर हम ब्रेक करके देखें तो डेमस मीन्स पीपल होता है, पीपल का रूल, पीपल, एंड क्रेसी मीन्स टू रूल, कि अगर पीपल रूल करते हैं तो क्या हो गया, पीपल के द्वारा रूल होता है, तो डेमोक्रेसी वाला गवर्नमेंट है। और मोनोआर्की का मतलब कि एक लोग ही रूल करते हैं, मतलब वन मैन द्वारा ही या वुमेन द्वारा ही रूल होता है। तो मोनार्की क्या होगा, द मोनार्क यानी किंग और क्वीन होंगे, मोनार्क में क्वीन और किंग होंगे। हैज़ द पावर टू रूल, उन्हीं के पास पावर होता है कि टोटल रूल करें। पावर इज ऑफन पास्ड डाउन, पावर कहाँ से इनको मिलता है, तो रॉयल फैमिली के थ्रू इनको मिलता है, जो ब्रिटेन वगैरह में थी ऐसी व्यवस्थाएं। तो मोनार्की क्या होता है, द मोनार्क, किंग और क्वीन इनमें होते हैं। हैज़ द पावर टू रूल, उनको पावर होता है रूल करने का। पावर इज ऑफन पास्ड, पावर पास्ड होता कैसे है, पावर कहाँ से उनको मिलता है, तो रॉयल फैमिली से धीरे धीरे उनके पास पावर आता है। द मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस, एक बात इंपॉर्टेंट देखिए, इनको कभी एक्सप्लेन नहीं करना होता। मोनार्की रूल ना इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्यों किए, कैसे किए, और इससे किसी का नुकसान हो रहा है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस, मतलब इनको अपने एक्शंस जो ले रहे हैं ना उनको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और डिसीजन टू द पीपल, और डिसीजन जो लोगों के लिए लेते हैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं
नहीं करते हैं कि क्यों डिसीजन लिए, और मनमाना टाइप का इनका व्यवहार होता है, आचरण होता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को असुविधा ज़्यादा होती है और इन पे बिलीव भी बहुत कम होता है। तो डेमोक्रेसी वाला शासन यानी डेमोक्रेसी वाला जो गवर्नमेंट है, इनको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनमें ना अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है, एक्शंस और डिसीजन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, उनको डिफेंड भी करना होता है। नो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की चूँकि अभी हम लोग दो टाइप का गवर्नमेंट पढ़े, उनमें भी बेस्ट जो था वो डेमोक्रेसी को ही समझा गया, और देखिए उस वो कैसे बेस्ट है। तो अब हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया में हमारा डेमोक्रेसी ही फॉलो होता है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट में सरकार जो बनती है, उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करना होता है, क्या डिसीजन ले रही है, क्या वो एक्शंस ले रही है, सबको वो एक्सप्लेन करती है। नाउ द मेन यानी अकाउंटेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। नाउ द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर। देखिए मेन फीचर तो डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर अगर कोई पूछे तो वो क्या है कि पीपल के पास ही पावर होता है। पीपल हैव द पावर यानी लोग के पास ही शासन है। लोकतंत्र यानी इसका हिंदी भी तो वही होता है, लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। यानी पीपल हैव द पावर, पीपल के पास ही पावर होता है टू चूज देयर लीडर्स। इन्हीं के पास, लोगों के पास ही पावर होता है कि अपने लीडर्स को कैसे चूज करें। एंड विच मीन्स इट इज़ एसेंशियली रूल बाय द पीपल। इसीलिए तो इसे कहा जाता है, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, रूल बाय द पीपल। यानी हमारे डेमोक्रेसी में रूल बाय द पीपल यानी पीपल के द्वारा ही रूल होता है। नौ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक हमारा टर्म है, एक डेफिनेशन है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। एक ऐसा डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का ही पार्ट है जिसमें क्या होता है कि पीपल ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किस में, तो लॉ मेकिंग में, जो कानून बनता है ना उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंस्टीड बदले में होता क्या है कि वे इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करते हैं, हु मीट टू मेक डिसीजन, जो मिल के डिसीजन बना लेते हैं फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के लिए वो मिल के डिसीजन बना लेते हैं। कौन बना रहे हैं डिसीजन, तो पीपल डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं डिसीजन, वो लॉ मेकिंग का जो डायरेक्ट डिसीजन लेना है वो नहीं ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं वोटिंग के थ्रू, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है सारे कोई मिल जाते हैं और मीट करने के बाद टू मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन के लिए वो डिसीजन लेते हैं। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक और डेफिनेशन हमारे पास इस चैप्टर में दिया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये है क्या, यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह के लिए, सबके लिए एक साथ ये वैलिड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अ कोर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर कोर फीचर कहा जाए ना तो डेमोक्रेसी का सबसे कोर फीचर यही है कि कोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि विच मीन्स ऑल एडल्ट्स, जितने सारे भी वयस्क हैं, ऑल एडल्ट्स जो 18 ईयर्स के हैं या एबव इन द इंडिया, जो या तो 18 साल के हैं या तो उनसे बड़े हैं, हैव द राइट टू वोट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, एक कोर फीचर है डेमोक्रेसी का, जिसमें होता क्या है कि जितने सारे भी एडल्ट हैं, वयस्क हैं, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा वाले, उनको राइट टू वोट का अधिकार है। उनको क्या है, राइट टू वोट, यानी वो वोट देने के अधिकारी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। मतलब इससे कोई मैटर नहीं रखता कि वो क्या सोशल स्टेटस उनका है, क्या एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से कास्ट के हैं, कितना वेल्थ है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो 18 ईयर्स के हो गए, और 18 ईयर्स के या तो हो गए हैं या तो उससे ज़्यादा के हैं, तो वो कोड फीचर अपना ये अपना सकते हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो हो जाते हैं, यानी वो राइट टू वोट के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कोर फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि राइट टू वोट करना, जितने सारे भी 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोग हैं, वो किसी भी सोशल स्टेटस के हों, एजुकेशन के हों, कास्ट के हों, और वेल्थ कोई भी कितना भी हो, फिर भी उनको राइट टू वोट का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द
द स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट, ये राइट टू वोट जो है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसे ही नहीं आ गया हमारे डेमोक्रेसी में या कहीं भी। डेमोक्रेसी में जो ये आया, इसके लिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया है। तो वो स्ट्रगल के बारे में देखते हैं। नौ इसमें होता क्या है, इन अर्लियर टाइम्स, बहुत समय पहले की बात है, गवर्नमेंट जो है ना ऑफन अलॉट ओनली मेन, अक्सर ना गवर्नमेंट में, बहुत पहले की बात है कि अक्सर गवर्नमेंट में क्या होता था कि केवल मेन को अधिकार होता था, जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऑन प्रॉपर्टी एंड वेयर एजुकेटेड, और जो एजुकेटेड होते थे उन्हीं को अधिकार होता था केवल वोट देने का, एक्सक्लूडिंग वुमेन एंड द पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस, यानी वुमेन को, पुअर को और प्रॉपर्टी जिनके पास कम है उनको वोट नहीं दिया जाता है। एक्सट्रीमली बैड। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में क्या होता था, गवर्नमेंट्स में गवर्नमेंट उन्हीं को अलाउ करते थे, केवल मेन को, उसी टाइप के लोग को केवल अलाउ करते थे वोट देने के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी होता था, ऑन प्रॉपर्टी एंड वेर एजुकेटेड, और जो एजुकेटेड थे उन्हीं को केवल वोट देने का अधिकार था। और एक्सक्लूड किसको करते थे, यानी वुमेन को, औरतें को, और पुअर को और प्रॉपर्टी लेस, जिनके पास प्रॉपर्टी कम है, इन सबको अधिकार नहीं था। ये बहुत गलत बात थी, पहले वोटिंग का अधिकार इन लोगों को नहीं दिया जाता था। नाउ सफरेज मूवमेंट क्या है ये देखते हैं। द सफरेज मूवमेंट वाज अ हिस्टोरिक स्ट्रगल, ये जो सफरेज मूवमेंट है ना, इसी के लिए मूवमेंट किया गया था, ये जो सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाए, इसके लिए ही वोटिंग किया गया था, मतलब इसी के लिए स्ट्रगल किया गया था। द सफरेज मूवमेंट वाज अ हिस्टोरिक स्ट्रगल इन मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके, ये जो सफरेज मूवमेंट है ये हिस्टोरिक स्ट्रगल है, बहुत ऐतिहासिक, एक बहुत संघर्षपूर्ण कहानी है, जो बहुत सारे देशों में हुआ है, जैसे कि यूएसए में हुआ है, यूके में हुआ है। यहाँ पे क्या होता था, वेयर वुमेन एंड पुअर ना फॉट किए हार्ड टू गेन द राइट टू वोट, यानी पुअर को, वैसे भी आपको पता है पुअर और वुमेन को वोट देने का अधिकार था नहीं पहले। तो क्या होता था कि ये बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा फॉट करके, हार्ड टू गेन द राइट टू वोट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुँचे कि इनको राइट टू वोट का अधिकार मिल गया। इनको राइट टू वोट का अधिकार ऐसे ही नहीं मिला, सफरेज मूवमेंट करके बहुत सारा फॉट हार्ड किए ये इस चीज़ को गेन करने के लिए। नाउ the last subtopic या part is this. Now the women's struggle for right to vote is also known as the women's suffrage movement, इसी का पार्ट है कि वुमेन के स्ट्रगल जो थी ना, वो राइट टू वोट के लिए, जो इनको पहले वोटिंग राइट नहीं था, अब ये वोटिंग राइट मिला, तो वुमेन का सफरेज मूवमेंट कहलाता है। तो वुमेन्स स्ट्रगल जो है राइट टू वोट के लिए, इसको वुमेन्स सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इतनी सारी टॉपिकें थी, कमेंट के बारे में हम लोग सब चीज़ जान रहे थे। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, सब्सक्राइबिंग केयरफुली and supporting me a lot. We will meet in next chapter again and again. Thank you.